ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का कंसेप्ट क्लियर है सभी को? यारुल, हाँ हाँ हाँ। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। हामिद का कुछ है डाउट वगैरह? हामिद, बात करिए। ओके ओके, एलिमेंट्स टैग पढ़ लिया था हमने। हम्म, ओके, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर। कल हमने जो पढ़ा था थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं उसका। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा था कल? कल हेडिंग्स के बारे में तो हमने परसों ही पढ़ लिया था, ठीक है। कल हमने पैराग्राफ के बारे में पढ़ा था कि पैराग्राफ कब यूज़ होता है, जब हम हेडिंग्स के अलावा कुछ चीज़ों का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं या फिर कुछ चीज़ों का पैराग्राफ लिखते हैं, किसी एक टॉपिक पे कुछ लिखते हैं, उसके लिए हम हेडिंग्स का यूज़ करते हैं, राइट। ओके, फिर हमने देखा था यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या होता है बेसिकली, जो भी टेक्स्ट वगैरह होते हैं उसको हम कुछ एडिशनली चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि उसका जो वेट है उसको बोल्ड कर सकते हैं, उसको इटैलिक बना सकते हैं, उसका अंडरलाइन दे सकते हैं, उसका टेक्स्ट थ्रू यानी जो काट के दिखाता है इस तरह का दिखा सकते हैं। फिर हमने सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हमने पढ़ा था HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में, ठीक है। तो कोई मुझे बता सकता है कि HTML का एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एनीवन, कोई बता सकता है एट्रीब्यूट्स किसको बोला जाता है? सुजीत, क्या बोलेंगे आप? एनीवन, किसी को याद है HTML एट्रीब्यूट्स किसको बोला जाता है? सर क्या क्वेश्चन क्या था? एट्रीब्यूट्स किसको बोला जाता है HTML में? मतलब अगर कुछ एडिशनल कुछ ऐड करना हो तो कलर वगैरह उसका हम्म, हाँ, हो रहा है, बोलिए। एडिशनल कुछ डाटा या कुछ अगर इनपुट करना हो तो तो यूज हम, करते हाँ, तो हम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं ठीक है। हैं। हमने एग्जाम्पल क्या लिया था कल? कि मेरा बॉडी है, मेरे ऊपर टी शर्ट पहना हुआ हो, ठीक है। मेरा आईज पे ग्लासेस लगा हुआ है, तो ये क्या है, हमारे बॉडी के साथ बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं मिलता। हमको क्या करना पड़ता है, वो एडिशनली ऐड करना पड़ता है, राइट। तो उसका मतलब सेम टू सेम क्या होता है HTML में, जो भी टैग्स वगैरह मिलता है हमको उसके साथ साथ, एक सेकेंड में इसको हाइड कर लेता हूँ, ओके। उसके साथ साथ क्या होता है, हमारा जो भी टैग्स होता है उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लेट्स से वो हो सकता है आपका टेक्स्ट का कलर हो गया, ठीक है। टेक्स्ट का जो साइज़ है वो मतलब घटाना है या फिर बढ़ाना है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, जो भी चीज़ है जो हमको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है उसको कुछ भी चेंजेस करेंगे आप, यानी आप कुछ एडिशनल चीज़ें उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो HTML टैग्स के साथ हमको एट्रीब्यूट्स मिलता है ताकि हम उसमें एडिशनली कुछ चीज़ें ऐड कर सकें, ठीक है। तो ठीक है, स्ट्रक्चर किस तरह का था हम देख लेते हैं थोड़ा। ओके, मैं यहाँ पे और एक फोल्डर बनाऊंगा, HTML2 लिख दूंगा, ओके। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मेरा नोटपैड ओपन कर लूँगा, ठीक है, हो गया। फाइल पे जाऊँगा, सेव एज पे जाऊँगा, और ये जो फोल्डर है मेरा HTML2, इसमें जाऊँगा, मेरा जो फाइल होगा उसका एक नाम दे दूंगा, ठीक है। मैं नाम देता हूँ index.html, ओके। HTML भी लिख सकते हैं आप, HTML भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पेज हो गया। हमारा पेज कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे। अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। तो पहला जो काम है हमारा क्या है, हमको डॉक टाइप डिक्लेरेशन करना है, राइट। ताकि जो ब्राउज़र है उसको पता चले कि हम HTML5 का कोड लिख रहे हैं, ठीक है। फिर हमको क्या मिलता है, HTML टैग ओपन, फिर HTML टैग को सिंपली क्लोज कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, हो गया। उसके बाद हमको क्या मिलता था, हेड टैग के अंदर हमको हेड टैग क्लोज भी करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। हेड के बाद हमको मिलता था बॉडी, बॉडी को इस तरह से क्लोज कर देंगे, ओके। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। हेड के अंदर हमको और एक टैग मिलता था जिसका नाम था टाइटल। इस टाइटल की मदद से क्या होगा, हमारा जो भी वेब पेज का नाम है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेन प्रोग्रामर, ओके,
ठीक है, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर यहाँ पे मैं जाकर रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे पेन प्रोग्रामर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, पहले क्या था, पहले हमारा जो भी फाइल का नाम था वो आ रहा था। ठीक है, अभी हमने टाइटल पास कर दिया, यानी हमारा वेब पेज का एक नाम दे दिया। ओके, फिर हमने देखा था हमको हेडिंग्स लिखने के लिए H1 से लेके H6 तक का टैग्स मिलता है। ठीक है, तो उनमें से किसी भी एक का यूज़ कर लेते हैं। लेट से मैं H1 को यूज़ कर लेता हूँ। ओके, H1 को ओपन कर लिया। ठीक है, मैं इस पे लिख देता हूँ वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। ओके, मैं H1 को सिंपली इस तरीके से क्लोज कर दूंगा। हो गया। अभी हमारा जो H1 है हमारे पेज में आ जाएगा। ये हमने अच्छे से इन डेप्थ पढ़ा हुआ था, किस तरीके से क्या होता है, कहाँ से कौन सा चीज़ आता है, बॉडी के अंदर लिखने से क्या होता है, हमने इन डेप्थ पहले के वीडियोस में पढ़ा हुआ है। कल हमने पढ़ा था एट्रीब्यूट्स के बारे में, यानी इस H1 को अगर मुझे लेट से कलर करना है या फिर इसका जो साइज है उसको बढ़ाना है या फिर कुछ भी तरीके का चेंजेस करना है इस H1 के साथ, तो हम क्या लगाएंगे, उस पर एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे। एट्रीब्यूट्स यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है कि एट्रीब्यूट्स कौन सी टैग पे, ओपनिंग टैग पे या फिर क्लोजिंग टैग पे यूज़ होता है? एनीवन? ओपनिंग टेक्स्ट में। यस हसन, यस एग्जैक्टली, ओपनिंग टैग पे हमेशा एट्रीब्यूट्स का यूज होता है। क्लोजिंग टैग पे हम कभी भी एट्रीब्यूट्स यहाँ पे नहीं लगाएंगे। हम जब भी हमारा एट्रीब्यूट्स की नीड होगा हम क्या करेंगे, ओपनिंग टैग जो होगा उसके अंदर लगाएंगे, ना कि क्लोजिंग टैग के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो हमने कौन से एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा था इसको कलर करने के लिए? हमने पढ़ा था स्टाइल एट्रीब्यूट, राइट। तो स्टाइल इस तरीके से लिख देंगे, स्टाइल क्या हो गया, एट्रीब्यूट का नाम। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, इस इक्वल टू देके यहाँ पे डबल कोट इस तरीके से ओपन एंड क्लोज कर लेना है। ठीक है, यानी 2 बार लिख लेना है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो एट्रीब्यूट का वैल्यू होगा वो, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉन्ट टैग को स्किप किया क्योंकि वो डिप्रिशिएट किया गया है HTML5 पे, उसका यूज़ नहीं होता, तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत CSS का यूज़ कर लेंगे। तो CSS के अंदर हमको क्या मिलता था, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर अगर मैं यहाँ पे कलर पास कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, कलर का जो भी वैल्यू होगा, कौन से कलर चाहिए मुझे, इस तरीके से पास कर दूंगा, तब हमारा जो भी टेक्स्ट है वो कलर पे दिख जाएगा। ओके, कल का रिविजन हो गया। किसी का कोई डाउट? नहीं होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, ओके, अगर डाउट नहीं है तो यहाँ पे थम्स अप दे दीजिएगा। ओके, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को डाउट नहीं है। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमने एट्रीब्यूट्स देख लिया था, हमने क्या देखा था, और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखा था। ठीक है, लेट्स से मुझे ये जो पेन प्रोग्रामर है इसके नीचे अंडरलाइन चाहिए, तो मैं कौन से टैग का यूज़ करूंगा, मैं सिंपली यू टैग का यूज़ करूंगा। ठीक है, आप INS भी कर सकते हैं जो इंसर्ट के लिए होता है। मैं इसको इस तरीके से ओपन कर लिया, इस तरीके से क्लोज कर दिया। अभी क्या हो जाएगा, पेन प्रोग्रामर के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। मुझे बहुत लोगों ने सबमिशन भी भेजा हुआ है, कहाँ गया ये वाला, ये वाला, हाँ बहुत लोगों ने सबमिशन भेजा हुआ है, उनमें से कौन कौन था मैं नाम लेना नहीं चाहता। ठीक है, तो जो भी लोगों ने सबमिट किया बहुत अच्छा, जो लोग नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वो पहले तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो आगे का जो कंसेप्ट है या अभी जो भी हम सीखने वाले हैं आगे, वो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। ओके, तो हमने HTML स्टाइल के बारे में कल पढ़ लिया था थोड़ा बहुत। ठीक है, क्या स्टाइल से सिर्फ कलर ही किया जाता है? नहीं, स्टाइल से हर एक चीज़ आप कर सकते हैं। उस मतलब स्टाइल रिलेटेड जो भी चीज़ें होता है आप स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर CSS का कोई भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, लेकिन आपको CSS में उतना ध्यान नहीं देना क्योंकि हम CSS को इन डेप्थ पढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ा बहुत डिजाइनिंग के लिए चलता है, जो भी चीज़ें हमको चाहिए होगा वो हम CSS के थ्रू लिख लेंगे इस तरीके से। देखिए, और एक हमने यहाँ पे हमारे पास और एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, देखिए बैकग्राउंड हाइफन कलर, फिर यहाँ पे कॉलन का सिंबल देके जो भी आपको कलर चाहिए वो। ठीक है, बैकग्राउंड कलर और कलर के अंदर डिफरेंट क्या है चलिए देख लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पास कर रखा है कलर, कलर रेड, यानी टेक्स्ट का जो कलर होगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैं और एक लेट्स से H2 बना लेता हूँ। ठीक है, H2 को इस तरीके से क्लोज कर दिया। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज अनदर हेडिंग। ठीक है, हो गया। क्या हमारा H2 दिखेगा? हाँ दिख गया। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाएंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट लगा लिया कुछ इस तरीके से। हमने क्या पढ़ा, कौन सा प्रॉपर्टी होता है, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा बैकग्राउंड, उसके अंदर हाइफन, फिर लिखेंगे कलर। कौन सा कलर चाहिए आपको, मैं लिख देता हूँ सिंपली रेड। ठीक है, मैं सेव करता हूँ। देखिए डिफरेंट क्या आया, ऊपर का जो टेक्स्ट था उसका कलर रेड पे कन्वर्ट हुआ, नीचे का जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड रेड पे कन्वर्ट हुआ। यानी बैकग्राउंड कलर क्या करता है, टेक्स्ट के पीछे
बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता है। ठीक है, तो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है क्या, ऊपर, हाँ ऊपर हमने कलर रेड यूज किया, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड यूज किया, क्या मैं दोनों को एक साथ यूज कर सकता हूँ, दो दो कलर में? हाँ जरूर कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, इसके बाद आपको सेमीकोलन, यानी ये वाला जो एल के राइट साइड में होता है ना सेमीकोलन, उसको प्रेस करना है। ठीक है, इस तरीके से विदाउट शिफ्ट। ठीक है, तो सेमीकोलन से आपने क्या कर दिया, एक इसको टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, तो एक आप एक तरह का क्या हो गया, स्टाइल का वैल्यू हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी आ चुका है, यहाँ पे उसका वैल्यू आ चुका है, आपने यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। लेट्स से अभी मुझे जो कलर है, टेक्स्ट का कलर, वो मुझे व्हाइट चाहिए, तो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कलर का, तो हम लिखेंगे सिंपली कैपिटल में नहीं, स्मॉल लेटर पे कलर, कलर के अंदर मैं लिख दूंगा व्हाइट। ठीक है, तो पहला जो कंडीशन था, जो भी हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टी एंड वैल्यू था, उसको हमने किस तरीके से टर्मिनेट किया, इस सेमीकोलन से टर्मिनेट किया। फिर हमने क्या पास करा, कलर, कलर के अंदर व्हाइट, यानी ये जो कलर है ये व्हाइट पे आना चाहिए और बैकग्राउंड का कलर जो है रेड होना चाहिए। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आ गया। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है, टफ तो नहीं लगा ना किसी को? सिंपल है ना, सिंपल हो तो थम्स अप दे दीजिए यहाँ पे। हाँ मुझे यहाँ पे थम्स अप चाहिए बस। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कलर एंड बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर से क्या होता है, सिंपली पीछे बैकग्राउंड ऐड हो जाता है। कलर से क्या होता है, जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, दोनों हम एक साथ भी एक ही स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि इस तरह से मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे, सॉरी मल्टीपल प्रॉपर्टीज को यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली ये जो इसका जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको आपको टर्मिनेट करना ही है। अगर मैं टर्मिनेट नहीं करता हूँ तब देखिए काम नहीं करेगा। देखिए ना तो बैकग्राउंड कलर आया ना तो कलर आया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप मल्टीपल प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से एक एक प्रॉपर्टी के बाद टर्मिनेट करना पड़ेगा। राइट, टर्मिनेट किस तरीके से करता है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा के। सेमीकोलन कहाँ है, एल की राइट साइड में जो की है उसी को मतलब उसी पे आपको टर्मिनेशन मिल जाएगा, यानी सेमीकोलन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है बैकग्राउंड कलर? ओके, टेक्स्ट कलर हमने तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो इसको इग्नोर करते हैं। तो हमारा जो कल का कंसेप्ट था वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ये वाला हो गया, हम क्लास 2 पे आएंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए क्या है, हम HTML कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कमेंट्स किस लिए यूज होता है, मैं पहले तो आपका यूज केस बता देता हूँ। ठीक है, लेट्स से आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, उनमें 2-3 डेवलपर है। ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे एक कुछ करना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे कुछ करना है, लेकिन आप पहले ऊपर का काम कंप्लीट करके बाद में यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो आपको तो याद नहीं भी रह सकता है। ठीक है, आपको लगाना है, आपको कभी भी मतलब थॉट आ सकता है कि हाँ यहाँ पे मुझे एक लेट से इमेज लगाना है। ठीक है, या फिर यहाँ पे और एक पैराग्राफ लगाना है यहाँ पे मुझे, लेकिन अभी नहीं लगाऊंगा, ऊपर का थोड़ा सा काम है मेरा, इसको कंप्लीट करके बाद में लगाऊंगा ताकि मुझे याद रहे। इसके लिए मैं कमेंट को यूज कर सकता हूँ। कमेंट बेसिकली क्या होता है, जो कोड HTML जो होता है ना उसको इग्नोर कर देता है। इसके लिए आपका यहाँ पे 2-3 यूज केस हो सकता है, मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। ठीक है, तो कमेंट को लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले तो हम एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, फिर हाइफन हाइफन दे देंगे। इसके अंदर जो भी आपका कमेंट होगा, जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो लिखेंगे, फिर हम हाइफन हाइफन से इस तरीके से क्लोज कर देंगे। यानी इसके अंदर जो भी हमारा मर्जी है हम लिख सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे पैराग्राफ ऐड करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में यहाँ पे मुझे पैराग्राफ ऐड करना है। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। क्या ये जो टेक्स्ट हमने हमने अभी लिखा, क्या ये यहाँ पे विजिबल होगा? नहीं होगा। देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये पहले का आ जा रहा है। ठीक है, कोई नहीं, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हमने अभी लिखा ये विजिबल नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से काट के डायरेक्टली लिख देता हूँ ना, तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये आ गया। लेकिन ये तो आना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं यहाँ पे जस्ट एक कमेंट दिया, यानी यहाँ पे बाद में मुझे काम करना है। अभी फिलहाल मैं ऊपर कहीं पे बिजी हूँ, इस पे मुझे नेप बार बनाना है, कहीं पे कलरिंग वगैरह करना हो सकता है। ठीक है, कुछ भी काम हो सकता है, ये मैं फिलहाल तो कर रहा हूँ, लेकिन बाद में मुझे यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैसेज छोड़ दिया। ठीक है, ताकि मैं जब यहाँ पे आऊँ, बाद में आने के बाद मुझे पता चले, मुझे याद आए कि हाँ यहाँ पे मुझे कुछ करना है। क्या करना है, पैराग्राफ ऐड करना है। ठीक है, तो एक यूज केस हो गया। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे मान लीजिए कि H1 पे कुछ कर रहा हूँ, लेकिन H2 जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। ठीक है, तो फिलहाल मैं टेम्पोरारीली, यानी
कुछ टाइम के लिए मैं फिलहाल तो इस कोड को यहाँ पे रखना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे विजिबल नहीं होना चाहिए। इसको मैं कोड से इग्नोर करना चाहता हूँ। मैं कभी भी किसी एक प्रोग्राम पे काम कर रहा हूँ, लेट से मुझे H1 पे थोड़ा सा और काम करना है, लेकिन H2 है मेरा जो डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे फिलहाल तो नहीं डिस्टर्ब कर रहा, लेकिन हाँ ऐसा यूज केस आ सकता है जब आपका जो दूसरा प्रोग्राम है उसके लिए पहले का जो फोकस है उसको डाइवर्ट कर सकता है। तो जब इस तरह का कुछ नीड हो तब हम क्या कर सकते हैं, इस कोड को फिलहाल के लिए मतलब टेम्पोररीली कुछ टाइम के लिए हम इसको स्किप कर सकते हैं। स्किप किस तरह से करेंगे, सिंपली यहाँ पे हमको कमेंट पास कर देना है। किस तरह से करेंगे, एंगल ब्रैकेट फिर एक्सक्लेमेशन मार्क हाइफन हाइफन फिर यहाँ पे स्पेस दे दूंगा एक, जरूरी नहीं है आप स्पेस दे, लेकिन मैं कोड को ऑर्गेनाइज रखने के लिए यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट पे आएंगे, डबल हाइफन लगाएंगे, फिर हम इस तरीके से क्लोज कर देंगे। अभी क्या हो जाएगा, ये जो H2 है ना यहाँ पे कोड पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं रहेगा। देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, मेरा जो H2 है वो चला गया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, H1 के अंदर अच्छे से फोकस होके काम कर सकता हूँ। उसके बाद हम क्या कर देंगे, बाद में इससे कमेंट आउट को रिमूव कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, हमारा जो H2 था वो वापस आ जाएगा। ठीक है, दो यूज केस बताया। ठीक है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि आप लोग दो तीन टीम मेंबर एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह से कमेंट छोड़ सकते हैं कि ये जो पर्सन 1 काम करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे dev1 लिख देता हूँ, dev1 का काम ये है। ठीक है, ओके ये कर लिया। ठीक है, आपने डेवलपर 2 को कुछ और टास्क दे दिया यहाँ पे इस तरीके से, लेट्स से dev2 का ये काम है। ठीक है, ये काम है। ओके, इस तरीके से आप कमेंट छोड़ सकते हैं आपके टीम मेंबर्स के लिए, अगर आप दो तीन मेंबर्स एक साथ काम कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इसका बहुत यूज केस हो सकता है जब भी आप कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं। लेट्स से आपने यहाँ पे मैं विंडोज पे जाता हूँ आपको एक एग्जांपल देने के लिए। ठीक है, मैं विंडोज पे आया, यहाँ पे मुझे देखिए किस तरह का कंटेंट दिखा। एक तो ऊपर नेप बार दिखा, नेप बार के अंदर क्या है, यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे लिंक्स वगैरह है, यहाँ पे आइकन्स वगैरह है और यहाँ पे कॉल का एक बटन है। ठीक है, तो मैं इसको एक तरीके से सेपरेट कर सकता हूँ। लेट्स से किस तरीके से, मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे नेप बार का सारा कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसको पहले तो क्लोज कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ HTML को कि भाई देखो ये जो है हमारा यहाँ से नेप बार का कोड जो है स्टार्ट हो रहा है, इस तरीके से नहीं, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, नेप बार स्टार्ट हेयर। ठीक है, यानी यहाँ से नेप बार स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मैं जब नीचे काम करूंगा, यानी ये हमारा क्या है, कंटेनर है, या ये वाला फर्स्ट कंटेनर है, ये वाला सेकंड कंटेनर है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर स्टार्ट हियर। ठीक है, मैं इस तरीके से इसको क्लोज कर दूंगा, तब हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो भी कंटेनर का कोड होगा यहाँ से स्टार्ट होगा और जो नेबर का कोड होगा यहाँ पे होगा। तो हम इस तरीके से कमेंट आउट लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, यानी हमारा जो कोड है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। यानी जब हम बाद में यहाँ पे आएंगे, आने के बाद हमको पता चलेगा कि हाँ ये जो नेबर है इसका कोड यहाँ पे है, ये जो कंटेनर है इसका कोड नीचे है कहीं पे। ओके, क्लियर, कमेंट का यूज के सबको पता चल गया। हाँ क्लियर है ना सभी को, किसी का कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो बाद में क्या है, हमारा कमेंट हो गया। देखिए इस तरीके से, यहाँ पे हाइफन हाइफन नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको हाइफन हाइफन लगाना है जिस तरीके से मैंने आपको प्रैक्टिस करके दिखाया है। ठीक है, हम थोड़ा सा CSS के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमको डिजाइनिंग भी आना चाहिए। सिर्फ आप HTML सीखेंगे तब हमको डिजाइन करने में, जब तक हम CSS पे नहीं पहुंचेंगे तब तक हमको CSS का एक भी प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगा, तो एक भी प्रॉपर्टी का हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा इस पे डेप्थ नहीं जाना है। ठीक है, हम थोड़ा सा लाइटली सीखेंगे। ओके, हम जब CSS पढ़ेंगे तब हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। बैच 2 में अभी CSS चल रहा है, विद इन 5 to 6 डेज में CSS कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे हम इन डेप्थ CSS पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको HTML में उतना नहीं पढ़ना, जस्ट काम चलाओ, जिससे हमारा काम बन जाए उतना सीखना है। ओके, तो देखिए CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ओके, हमने पहले दिन जो HTML का फर्स्ट क्लास था उस दिन हमने पढ़ा था कि हमको एक घर बनाना है। घर का पहला काम क्या होता है, आपको वो जो भी मिस्त्री का काम होता है, घर आपने बना लिया, रूम्स वगैरह रेडी है, आपने दरवाजा विंडो वगैरह सब ले लिया। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, घर को डेकोरेट करना है, यानी घर को पेंट करना है, प्लास्टर करना है। ठीक है, उस पर थोड़ा सा फर्नीचर वगैरह ऐड करना है, यहाँ पे कुछ भी तरह का डिजाइनिंग हो सकता है। घर को सुंदर बनाने के लिए जो भी आप स्टेप लेंगे
उसी को डिजाइनिंग बोला जाएगा, उसी को क्या बोला जाएगा, डेकोरेशन बोला जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो वेबसाइट है, वेबसाइट तो हमने HTML की मदद से स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिजाइन करेंगे, CSS की मदद से डिजाइन करेंगे। ओके, तो CSS थोड़ा सा हमको सीखना भी पड़ेगा HTML के साथ साथ। तो हम साइमल्टेनियसली दोनों चीजों का यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे CSS को किस तरीके से यूज किया जाता है। यहाँ पे CSS के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अगर आपको टाइम मिले तो। ठीक है, मैं आपको जस्ट कैजुअली बता दे रहा हूँ कि CSS क्या होता है। आप किसी भी एलिमेंट्स को डिजाइनिंग करना चाहते हो, उसका फॉन्ट वगैरह, उसका टेक्स्ट, कलर वगैरह, लेआउट वगैरह, अलाइनमेंट्स वगैरह, सारे चीज़ आप CSS की मदद से कर सकते हैं, जो HTML में पॉसिबल नहीं होता। ओके, चलिए कंटिन्यू। यूजिंग CSS किस तरह से यूज किया जाता है। देयर आर 3 वेज टू यूज CSS इन HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो क्या क्या होता है देखिए, एक तो होता है इनलाइन CSS, दूसरा इंटरनल, तीसरा एक्सटर्नल। तो तीनों का डिफरेंट क्या होता है, तीनों का काम क्या होता है, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। उससे पहले हम देखेंगे CSS सेलेक्टर्स, इस पे आएंगे थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे ही आना है हमको। ओके, CSS सेलेक्टर्स को देख लेते हैं। सेलेक्टर्स क्या होता है, बेसिकली सेलेक्टर्स होता है आप किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए जो भी आप स्टेप लेंगे उसी को सेलेक्टर्स बोला जाएगा। सेलेक्टर किस तरह से बोला जाता है, मतलब किस तरह से यूज किया जाता है, उससे पहले देखिए द एलिमेंट सेलेक्टर HTML एलिमेंट बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स नेम, यानी जो भी हम एलिमेंट्स देते हैं ना, एलिमेंट्स किसको बोला जाता है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, उसके अंदर जो कंटेंट है, इन तीनों को मिला के एक एलिमेंट बनता है। ठीक है, चलिए मैं इसको नोटिफिकेशन बंद कर लेता हूँ। ठीक है, क्या है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और हमारा जो कंटेंट है, वो तीनों मिला के क्या बनता है, एक एलिमेंट बनता है। ठीक है, हर एक एलिमेंट का नाम होता है। नाम कौन सा होता है, जो भी टैग का नाम होता है उसी को एलिमेंट का नाम बोला जाता है। ठीक है, उसको किस तरह से यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे पी का यूज एग्जाम्पल है, पी टैग यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, पी को इस तरह से डायरेक्टली लिख दिया, लिखने के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लिया, यानी ये जो पी है वो सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो हमको 3 तरह का सेलेक्टर मिलता है CSS पे। एक तो डायरेक्टली टैग नेम देके, ठीक है, दूसरा होता है ID एट्रीब्यूट देके, तीसरा होता है क्लास एट्रीब्यूट देके। तो तीनों हम सीखेंगे किस तरीके से करना है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इनलाइन CSS क्या होता है। अभी मैं इनलाइन पे आ रहा हूँ। ठीक है, मैं इनको रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपका फोकस यहाँ पे बना रहे। देखिए क्या करना है हमको, ये जो टेक्स्ट है ना, मैं पहले तो CSS का कोड भी रिमूव कर देता हूँ ताकि हम अच्छे से समझ सके कि इनलाइन CSS क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा टेक्स्ट आ रहा है। ओके, हमको इस टेक्स्ट के अंदर लेट से कलर लगाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली स्टाइल एट्रीब्यूट लगाएंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट जब भी आप लगाते हैं स्टाइल करने के लिए, ठीक है, तब आप क्या बोलेंगे, आप इनलाइन CSS का यूज कर रहे हैं। इनलाइन CSS यानी विद इन द एलिमेंट, अगर आप स्टाइल एट्रीब्यूट को लगाते हैं, उसके अंदर कुछ भी स्टाइल करते हैं, उसको बोला जाएगा इनलाइन CSS। यानी एक ही एलिमेंट के अंदर, उसी एलिमेंट के अंदर आप CSS का कोड लिख रहे हैं। ठीक है, उसको बोला जाएगा इनलाइन CSS। किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर आप स्टाइल टैग का उपयोग करते हैं, इसका यूज करते हैं, स्टाइल टैग नहीं सॉरी, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, तो उसको बोला जाएगा इनलाइन CSS। यानी आप उसी एलिमेंट के अंदर स्टाइल टैग देके उसके अंदर कुछ डिजाइन वगैरह कर रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा इनलाइन CSS। ठीक है, क्लियर है इनलाइन CSS। इनलाइन यानी उसी टैग के अंदर, उसी टैग के ओपनिंग टैग के अंदर अगर स्टाइल एट्रीब्यूट का आप यूज करते हैं, तो उसको बोला जाएगा इनलाइन CSS। ठीक है, क्लियर है। ओके, लेट्स से मैं यहाँ पे कलर लगा के रेड कर देता हूँ इसका कलर। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे मैंने इनलाइन CSS का यूज किया, यानी ये जो एलिमेंट था हमारा, उसी के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के हमने कलर पास कर दिया, तो हमने इनलाइन CSS का यूज कर लिया। ठीक है, इनलाइन समझ गया। ओके, इसी काम को मुझे अगर इंटरनल CSS से करना है तब कैसे करेंगे, ठीक है, वो देख लेते हैं। इनलाइन हमने समझ लिया, विद इन द एलिमेंट, यानी जब भी हम किसी एलिमेंट के अंदर लिख रहे हैं या फिर डिजाइन कर रहे हैं, उसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट आया, यानी वो इनलाइन CSS हो गया। ठीक है, ओके, इंटरनल CSS किसको बोला जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे सिंपली टाइटल के अंदर, हेड टैग के अंदर टाइटल है, टाइटल के एग्जैक्ट नीचे में यहाँ पे स्टाइल टैग का ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे स्टाइल टैग का क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंटरनल CSS कौन सा होता है, अगर मान लीजिए कि उसी पेज पे, यानी जिस पेज पे आपका डिजाइन फिलहाल तो है, ठीक है, ये हमारा एक ही पेज है, हमने यहाँ पे एक ही पेज बनाया है यहाँ पे HTML2 के अंदर, उसी पेज के अंदर अगर CSS का कोड कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, हेड टैग के अंदर टाइटल की बात, जरूरी नहीं टाइटल की बात हो, लेकिन हेड टैग के अंदर जरूरी होता है। ठीक है,
अगर हमने हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग को ओपन करके क्लोज कर दिया और इसके अंदर कुछ भी लिख दिया तो वो कहलाएगा इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस यानी उसी पेज के अंदर, उस पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे का डिजाइन हम कहाँ करेंगे, इस स्टाइल टैग के अंदर करेंगे, तो उसको बोला जाएगा इंटरनल सीएसएस। लेट्स से हमने यहाँ पे पहले क्या करा था, कलर ले दिया था, कलर दे दिया था। किस तरीके से, स्टाइल टैग लगा के, या सॉरी स्टाइल टैग बोल रहा हूँ बार बार, स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के उसके अंदर हमने कुछ इस तरीके से कलर कर दिया था, तब हमारा जो टेक्स्ट था वो रेड हो चुका था। ठीक है, अभी यही काम हमको क्या करना है, इंटरनल सीएसएस की मदद से करना है। कैसे करेंगे, देखिए ये जो हमारा टैग है, टैग का नाम क्या है, h1 है। ठीक है, तो हम किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना सेलेक्टर को, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे h1 का नाम दे देंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज कर लेंगे। कर्ली ब्रेसेस कहाँ मिलता है, कर्ली ब्रेसेस मिलता है आपको पी के जो राइट साइड पे की होता है ना, उसी पे आपको कर्ली ब्रेसेस मिल जाएगा। अगर आप शिफ्ट दबा के उसको प्रेस करेंगे तो इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं पहले तो इसको कुछ इस तरीके का कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो भी टैग का नाम है उसको इस तरीके से दे देना है, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर देना है, फिर उसके अंदर आप जो भी डिजाइन चाहते हैं वो आप पास कर सकते हैं। मुझे क्या चाहिए, कलर चाहिए, कलर क्या होगा, रेड होगा। मैं सेव कर देता हूँ, देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्या हुआ, हमारा कलर जो पहले का जो भी डिजाइनिंग था वही हो रहा है। ठीक है, मैं इसको अगर ब्लू कर देता हूँ, देखिए ब्लू हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको पर्पल कर देता हूँ तो पर्पल हो जाएगा। ठीक है, देखिए पर्पल हो गया। ओके, मैं इसको ब्लैक कर दूंगा, ब्लैक तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, और लेट्स से स्काई ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, तो स्काई ब्लू हो गया। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाएगा, इंटरनल सीएसएस, यानी उसी पेज के अंदर हमने स्टाइल टैग को ओपन किया, स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया, फिर हमने क्या करा, जिस भी एलिमेंट को हमको सेलेक्ट करना है उसका नाम यहाँ पे सिंपली लिख दिया, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, उसके अंदर जो भी हमको डिजाइनिंग वगैरह चाहिए होगा हम यहाँ पे सिंपली पास कर देंगे। इंटरनल सीएसएस का फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको काट देता हूँ, ओके, आपको समझाने के लिए। ओके, लेट्स से मुझे यहाँ पे और एक h1 बनाना है। ठीक है, h1 को क्लोज करना पड़ेगा मुझे अगर बनाया तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग। ओके, सेव करता हूँ, देखिए दोनों ब्लैक कलर में आया। ठीक है, मुझे इसको रेड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, स्टाइल टैग के अंदर इस तरीके से लिख दूंगा कलर के अंदर रेड। ठीक है, रेड हो जाएगा। मुझे दूसरा एलिमेंट रेड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, दूसरे एलिमेंट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट इस तरीके से पास कर दूंगा, उसके अंदर कलर लिख दूंगा इस तरीके से रेड। ओके, तो दोनों रेड हो गया। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ा, दोनों को रेड करने के लिए दोनों के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के इस तरीके से कलर को पास करना पड़ा। ओके, यही काम अगर मैं सीएसएस की मदद से डायरेक्टली यानी इंटरनल सीएसएस का यूज करूं तो क्या कैसे कर सकता हूं, देखिए दोनों का काम मुझे एक ही बार में हो जाएगा। देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, स्टाइल टैग को ओपन कर लूंगा, स्टाइल टैग को इस तरीके से क्लोज कर लूंगा। ठीक है, हो गया हमारा क्लोज। ओके, अभी देखिए दोनों टैग का नाम क्या है, h1 है। देखिए ए भी h1 में है, ए भी h1 में है। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से h1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, उसके अंदर अगर मैं कलर पास कर देता हूँ रेड, तो मैंने क्या सेलेक्ट किया, h1 को सेलेक्ट किया। पेज के अंदर कितने h1 है, 2 h1 है, दोनों में अप्लाई हो जाएगा। देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अगर मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, ब्लू कर दिया, देखिए दोनों का कलर ब्लू हो जा रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे इसका फायदा क्या हुआ, इस पेज के अंदर ये जो पर्टिकुलर पेज है इसके अंदर जितने भी h1 होंगे, यहाँ पे मैं अगर इसको कॉपी पेस्ट करके इस तरीके से मल्टीपल टाइम लिखता हूँ, जितने भी h1 होंगे सारे का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्टली h1 को टारगेट किया, उसके अंदर कलर को पास कर दिया, यानी इसके अंदर जितने भी h1 होंगे इस पेज के अंदर सारा का कलर क्या हो जाएगा, जो भी हमने पास किया हुआ है ब्लू, वही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, मजा आ रहा है ना, इजी लग रहा है, इजी है ना, दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलिए, अगर किसी को मैसेज करना है तो मैसेज कर दीजिएगा, मैं रीड कर लूँगा। अगर कोई मतलब आपको बात करने में दिक्कत होता है तो ठीक है, आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं मैसेज भी पढ़ लूँगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या पढ़ा, जो भी इनलाइन होता है, इनलाइन क्या होता है, इनलाइन सीएसएस उसी एलिमेंट के अंदर लिखते हैं। अगर हमने यहाँ पे स्टाइल टैग को लगा के यहाँ पे कुछ डिजाइन किया तो उसको बोला जाएगा इंटरनल सीएसएस। ठीक है, और एक काम है यहाँ पे हमको पढ़ना है आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर के बारे में। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा, हमने दोनों h1 को डायरेक्टली इस तरीके से h1 का जो टैग है उसको पकड़ के डायरेक्टली कलर पास कर दिया ब्लू। लेट्स से मुझे ब्लू नहीं चाहिए दोनों में, ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपको जरूरी तो नहीं है कि आप दोनों में ब्लू पास कर दे। ठीक है, मुझे एक में रेड चाहिए, दूसरे में ब्लू चाहिए,
लेट्स से, ठीक है। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन दोनों H1 ही होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि अगर मैं इसको H2 बना दूँ इस तरीके से, H2 बना के अगर मैं यहाँ पे H2 को इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँ, H2, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग कलर के अंदर मैं इसको रेड कर देता हूँ, तब क्या हो जाएगा, एक का ब्लू हो जाएगा, एक का रेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे H1 में ही चाहिए, तब हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए H1, इसको मैं भी इसको भी H1 बना देता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है तो मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए दोनों का कलर क्या है, ब्लू है, लेकिन मुझे ब्लू नहीं चाहिए, मुझे एक में रेड चाहिए, एक में ब्लू चाहिए। तो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, देखिए, ओके। अभी देखिए यहाँ अगर मैं क्लास पास कर देता हूँ, ठीक है, क्लास क्या है, एक एट्रीब्यूट हो गया, ओके। अगर मैं क्लास के अंदर कुछ लिखता हूँ, लेट से मुझे चाहिए रेड, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि मैं रेड ही दूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं रेड दे देता हूँ, ठीक है, रेड दे दिया, ओके। अभी क्या हो जाएगा, अभी भी सेम काम करेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑलरेडी पकड़ के रखा है कि H1 का जो कलर है वो ब्लू कर दो, ब्लू, यानी ये भी करेगा ये भी करेगा, लेकिन हमने कभी भी स्पेसिफाई नहीं किया कि ये जो क्लास है इसको छोड़ के बाकी का जो है उसको ब्लू कर दो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर एक H1 बना लूँगा, ठीक है, आपको जस्ट दिखाने के लिए, ओके। देखिए तीनों का कलर क्या है, फिलहाल तो ब्लू ब्लू है, ठीक है। आपको इसको यानी नंबर 2 पे जो है उसको रेट करना है, तो किस तरह से करेंगे, हमको मिलता है क्लास एट्रीब्यूट्स। क्लास एट्रीब्यूट्स को अगर आप CSS के अंदर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर पाएंगे, देखिए हमने अगर HTML टैग्स को डायरेक्टली सेलेक्ट करना है तब क्या करेंगे, डायरेक्टली टैग का नाम दे देंगे, कुछ भी नहीं चाहिए आपको, जस्ट टैग का नाम दे देना है यहाँ पे, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर लेना है। लेकिन क्लास अगर आप सेलेक्ट करते हैं ना, तब क्या होगा, आपको डॉट लगाना पड़ेगा, ओके, ये आपको याद रखना है। अगर जस्ट टैग को सेलेक्ट करना है आप डायरेक्टली नाम पास कर देंगे टैग का, अगर आपको क्लास सेलेक्ट करना है तब आप क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद वो जो क्लास आपने दिया है, इसके अंदर मैंने रेट दिया था ना, तो जो भी नाम देंगे आप इसको इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर देना है, ठीक है। तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट बेसिकली यही है कि अगर ये डायरेक्टली टैग है, ठीक है, तब आपको कुछ भी नहीं देना है, डायरेक्टली इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर वो क्लास है, क्लास के अंदर आपको क्या करना है, डॉट लगाना है, डॉट लगाने के बाद वो जो क्लास है उसका नाम दे देना है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर बोल देता हूँ इसका कलर तुम रेड कर दो, तब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमने H1 को सेलेक्ट किया, कलर ब्लू पास कर दिया, इस पे भी ब्लू है, इस पे भी ब्लू है, इस पे भी ब्लू है, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, जो रेड क्लास है उसको रेड कर दो, यानी ये जो क्लास है, ये जो दूसरा एलिमेंट है इसके अंदर क्लास रेड पास किया हुआ है, इसको रेड कर देगा, बाकी का जो 2 है वो स्टिल ब्लू रहेगा। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए H1 है, ठीक है, दोनों के अंदर तीनों के अंदर हमने H1 पास कर रखा है, ठीक है। H1 को पहले क्या करा था, ब्लू कर लिया था, अभी हमने क्या करा, जो भी रेड क्लास नाम का एट्रीब्यूट हमने डाला था उसको सेलेक्ट करके उसका कलर हमने रेड पास कर दिया, ओके, क्लियर है। क्लास समझ में आया, क्लास का किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, डॉट लगाकर, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, डाउट नहीं है ना, हाँ नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए कंटिन्यू करते हैं, हमने क्लास के बारे में पढ़ लिया, ओके। अभी हमको क्या करना है, आईडी के बारे में पढ़ना है। कोई बोल रहा था क्या, कुछ क्वेश्चन है, हम्म, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं। ओके ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ओके देखिए हमने क्लास के बारे में पढ़ लिया, क्लास को किस तरीके से सेलेक्ट करता है, डॉट लगाकर उस क्लास का जो भी नाम है उसको डायरेक्टली यहाँ पे पास कर देना है, ठीक है। अभी हमको क्या पढ़ना है, लेट्स से इसका जो कलर है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, ब्लू है, ठीक है। इसका कलर क्या है, रेड है। किस तरीके से रेड किया हमने, क्लास को पकड़ के उसका जो नाम है उसको सेलेक्ट करके फिर रेड कर दिया। लेट्स से मैं यहाँ पे आईडी का यूज करता हूँ, ठीक है, आईडी एक एट्रीब्यूट होता है, ओके। आईडी को इस तरीके से हम वैल्यू दे देंगे, कुछ भी नाम देख सकते हैं आप आईडी का, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेन, ओके। अभी हमको पेन को सेलेक्ट करना है, क्या पेन एक क्लास है, नहीं है, पेन क्या है, आईडी है, तो इसके लिए हम लगाएंगे हैश, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझना है। अगर डायरेक्टली टैग को टारगेट कर रहे हैं तो डायरेक्टली टैग का नाम दे देंगे, अगर किसी क्लास को टारगेट कर रहे हैं तो डॉट लगा के उस क्लास का नाम दे देंगे, अगर किसी आईडी को आप टारगेट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हैश लगा के उस आईडी का नाम लिख देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। आईडी का नाम क्या है, पेन है, पेन को हमने इस तरीके से सेलेक्ट कर दिया। लेट्स से मैं इसका कलर जो है ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन, ओके। मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, इस पर रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये ग्रीन हो गया। अगर मैं इस H1 को या फिर कभी भी यहाँ पे दूसरा H1 बनाता हूँ, ठीक है, H1 को मैंने ओपन किया, H1 को क्लोज कर दिया, अरे हो जा,
क्लोज हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी। ओके, क्या कोई बता सकता है कि ये जो H1 है इसका कलर क्या आएगा? एनीवन? देखिए मैं फिर से कोड दिखा देता हूँ। ये H1 है, ये भी H1 है, चारों H1 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे और एक H1 डाला, इसका कलर बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? एनीवन कोई बता सकता है? ब्लू आएगा। ब्लू आएगा। ब्लू आएगा, यस एग्जैक्टली। क्यों ब्लू आएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे H1 को डायरेक्टली पकड़ पकड़ के रखा था और उसके अंदर ब्लू पास कर दिया। ओके, तो अभी देख लेते हैं हमारा जो H1 है वो ब्लू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि जो भी H1 आता है विदाउट क्लास एंड विदाउट आईडी उसको ब्लू कर दो। ठीक है, अगर मैं इसको नहीं लगाता हूँ, इसको लेट से मैं काट देता हूँ, तब क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक डिफॉल्ट कलर होता है, उसके अंदर हमने कुछ भी नहीं पास करा। ओके, ठीक है, क्लियर है? आईडी एंड क्लास क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिए यहाँ पे। ओके, अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर क्लास से वो चीज अचीव हो सकता है तो हम आईडी का यूज क्यों करें, या फिर आईडी से हम वो अचीव कर सकते हैं तो क्लासेस का क्यों यूज करें? है ना, क्वेश्चन हो सकता है ना, वैलिड क्वेश्चन है। ठीक है, मैं उसका आंसर दे देता हूँ आपको, कब आईडी यूज करना है, कब आपको क्लास यूज करना है। ठीक है, लेट्स से इन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटर प्रेस कर देता हूँ। मुझे क्या करना है, ये जो H1 है, ठीक है, H1 के अंदर बैकग्राउंड कलर पास करना है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर। ओके, तो किस तरीके से पास कर सकते हैं? इसका अंदर ऑलरेडी रेड लिखा हुआ है। ओके, अगर मैं रेड के अंदर जाके इसको टर्मिनेट करके बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? मेरा बैकग्राउंड कलर रेड नहीं चाहिए मुझे, ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है, ओके, अभी क्या हो जाएगा? मेरा जो बैकग्राउंड कलर है ग्रीन हो गया। ठीक है, मैंने अचीव कर लिया हो, किस तरीके से? एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा लगा के। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। अगर मैं बताता हूँ आपको कि ये जो है ना तीसरा वाला जिसके अंदर आईडी लगा हुआ है, इसके अंदर बैकग्राउंड चाहिए, तब आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि सिंपली यहाँ पे जाइए, इसको टर्मिनेट करिए, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर लगा दीजिए कुछ इस तरीके से, लेट से पिंक। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसके अंदर बैकग्राउंड पिंक आ गया। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन सही है। ओके, मैं इसको पहले की तरह कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो पेन है ना इसके अंदर भी मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए ब्लू का। ठीक है, इसके अंदर भी बैकग्राउंड कलर चाहिए ब्लू का, इसके अंदर भी बैकग्राउंड कलर चाहिए, इसके अंदर भी बैकग्राउंड कलर चाहिए, तब आप बोलेंगे कि ये जो H1 है ना इसके अंदर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अंदर सेलेक्ट करने से क्या हो जाएगा? जितने भी H1 है सबके अंदर बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। हाँ सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो सोल्यूशन है वो भी सही है। मैं इसको अंदर रेड पास कर देता हूँ, देखिए चारों में रेड आ रहा है, इसका बाय डिफॉल्ट कलर रेड है, इसके लिए विजिबल नहीं हो रहा। लेट्स से मैं इसको पिंक कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए चारों में पिंक आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे स्पेसिफिकली ये जो H1 है या फिर दूसरा जो H1 है इसके अंदर चाहिए और तीसरा जो H1 है इसके अंदर चाहिए, बाकी दोनों में नहीं चाहिए, क्या मैं वो लेंथी प्रोसेस फॉलो करूंगा कि क्लास के अंदर जाके बैकग्राउंड कलर पिंक डाल दूंगा, जो आईडी के अंदर पेन है पेन के अंदर जाके बैकग्राउंड कलर पिंक डाल दूंगा? नहीं, वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। फिलहाल के लिए लेंदी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे चुनिंदा कुछ एलिमेंट्स है, 2-3 है, तो यहाँ पे लेंदी नहीं होगा। लेकिन आप जब बड़ा नंबर्स पे काम करेंगे ना तब आपको लेंदी लगेगा। ठीक है, मुझे अभी फिलहाल का नीड क्या है? मुझे इसके अंदर पिंक चाहिए, इसके अंदर पिंक चाहिए। ठीक है, बाकी में नहीं चाहिए। इसका कलर रेड है, रेड रहना चाहिए। ठीक है, इसका कलर ग्रीन है, ग्रीन ही रहना चाहिए। ओके, ठीक है, मुझे सिंपली क्या करना है? जस्ट एक बैकग्राउंड के लिए एक क्लास बनाना है। मैं लिख देता हूँ BG पिंक लिख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, मैंने क्लास बना दिया, तो इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी पास कर दूंगा क्या? बैकग्राउंड जो कलर है इसका उसको कर दो पिंक। ओके, हो गया हमारा काम। अभी क्या यहाँ पे दिखेगा? नहीं दिखा, क्यों? क्योंकि हमने ये जो है यूज नहीं किया। लेट्स से मैं यहाँ पे और एक आईडी बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने आईडी का यूज किया था ना। देखिए मैं इसको सिंपली क्या कर दूंगा, BG पिंक है, मैं इसको आईडी बना देता हूँ। तब हमारे पास क्या है? एक BG पिंक है क्लास, दूसरा BG पिंक है आईडी। ओके, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो हमारा ये वाला पोर्शन है, यानी ये जो क्लास लगा हुआ है रेड, इसके अंदर मुझे ये जो BG पिंक है ये ऐड करना है, तब हम किस तरीके से यूज करेंगे? सिंपली ये जो क्लास हमने लिखा है ना इसके अंदर स्पेस देके डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तब क्या बन जाएगा? इसके साथ साथ रेड तो काम करेगा, रेड का काम क्या है? कलर को रेड करना। BG पिंक क्या करेगा? बैकग्राउंड को पिंक कर देगा। देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ, इसका काम सही से कर रहा है। ओके, हो गया हमारा सोल्यूशन। क्या? क्लास के अंदर मैं मल्टीपल क्लासेस को पास कर दिया। एक तो रेड का काम किया था कलर को रेड करना, दूसरा BG पिंक ने क्या करा? बैकग्राउंड कलर को पिंक कर दिया। ठीक है,
दोनों क्लासेस यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे तो क्लास नहीं यूज़ कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल तो हमने आईडी लगा, क्लास यूज़ कर सकते हैं, कैसे करेंगे हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। फिलहाल देखिए यहाँ पे आईडी लगा हुआ है क्या, पेन, पेन का कलर क्या है, ग्रीन है, ठीक है। अगर मैं इस बीजी पिंक को, ये आईडी है ना, यहाँ पे हैश लगा हुआ है, ठीक है, मैं इस बीजी पिंक को अगर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ क्लासेस की तरह, क्या ये बैकग्राउंड कलर काम करेगा, नहीं करेगा। देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, इसका जो बाय डिफॉल्ट कलर था जो हमने ग्रीन कर रखा था वो भी चला गया, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी नहीं आया, यानी यहाँ पे मल्टीपल आईडीज काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब कंक्लूजन यही है कि आप आईडी के अंदर एक यूनिक वैल्यू पास कर सकते हैं, उसके अंदर मल्टीपल आईडीज पास नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, ओके। लेकिन क्लासेस के अंदर आप मल्टीपल क्लासेस को यूज कर सकते हैं, यही बेनिफिट होता है, यही डिफरेंट होता है आईडी एंड क्लासेस के अंदर। सीएसएस को समझने में जो भी आपको डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अभी इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि हम आईडी के अंदर मल्टीपल आईडीज नहीं पास कर सकते, लेकिन क्लासेस के अंदर हम मल्टीपल क्लासेस को यूज कर सकते हैं। क्लास एट्रीब्यूट के अंदर हम मल्टीपल क्लासेस इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आईडी यहाँ पे सिंपल एक आईडी है, ठीक है। इस आईडी के अंदर अगर इसको आप जाके कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे टर्मिनेट करके अगर बैकग्राउंड कलर पास कर देंगे तब बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा कितने बार, 2 बार लिख दिया। कहाँ पे, यहाँ पे भी एक पिंक है, यहाँ पे भी एक पिंक है, तो मुझे कल को एक नया H1 बनाना पड़ेगा, उसका आईडी देके फिर से मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखना पड़ेगा। तो ये एक लेंदी प्रोसेस है जो मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, मेरा रिक्वायरमेंट क्या था, इसके अंदर भी बैकग्राउंड पिंक आ जाना चाहिए, इसके अंदर भी बैकग्राउंड पिंक आ जाना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, आईडी एक क्या है, एट्रीब्यूट्स है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप क्लासेस नहीं लगा सकते, आप यहाँ पे क्लास भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे क्लास यूज कर लूंगा। क्लास के अंदर क्या चाहिए, अगर हमको बैकग्राउंड कलर पिंक करना है तो कौन सा क्लास है, यहाँ पे सिंपली हम बीजी पिंक को यहाँ पे पास कर देंगे। तो देखिए तीसरा जो H1 है इसके अंदर क्या है, एक तो आईडी का यूज हो रहा है, आईडी के अंदर क्या लिखा हुआ है, पेन। इस पेन का काम क्या है, कलर को ग्रीन करना, ओके। फिर हमने क्लास का यूज किया, क्लास के अंदर डाल दिया बीजी पिंक, यानी इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक हो जाएगा। अभी देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ, इसका भी बैकग्राउंड कलर पिंक है, ना तो हमने इसको चेंजेस किया, इसका भी बैकग्राउंड कलर पिंक है, ना तो हमने इसको भी चेंजेस किया। क्लियर है। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो, मेरा तो 5G चल रहा है तो इस पर तो दिक्कत नहीं आना चाहिए। मैं आपको इंटरनेट स्पीड दिखा देता हूँ, इंटरनेट स्पीड टेस्ट। देखिए स्पीड कितना है, हो जा ऊपर हो जा। अरे 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 ये क्या हो रहा है, शायद हाँ, लेकिन मेरे फ़ोन पे 5G चल रहा है ये 5G का स्पीड नहीं है, ठीक है। 5G का स्पीड अराउंड 150 MB के ऊपर जाता है लगभग। हाँ हाँ अभी चल गया, देखिए देखिए अभी चल रहा है 5G, ओके। दिख रहा है आपको स्पीड, स्पीड देखने के लिए हमने तो यहाँ पे आया नहीं था, ठीक है। अभी क्लियर है कंसेप्ट, आईडी क्लास क्लियर है सभी को। डिफरेंट क्या होता है दोनों में, हम एक आईडी के अंदर एक ही आईडी पास करना पड़ेगा, लेकिन क्लासेस के अंदर हम हजारों क्लासेस यूज कर सकते हैं। लेकिन 1000 तो आप नहीं करेंगे, चुनिंदा 4 5 मैक्स टू मैक्स 12 13 हो सकता है, उससे ज़्यादा तो आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है, ओके। चलिए कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना, हमको जस्ट और एक चीज़ पढ़ना है, यूनिवर्सल सेलेक्टर। यानी यूनिवर्सल सेलेक्टर किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है, देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है ना। यूनिवर्सल सेलेक्टर यानी इस पेज के अंदर जो भी चीज़ें होगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, मैं इसको अगर डायरेक्टली क्लीन कर देता हूँ तब क्या कुछ डिज़ाइन वगैरह रहेगा, नहीं रहेगा। देखिए मैं इसको काट दे रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारा स्टाइल जो है खाली है एकदम। यहाँ पे हमने क्लासेस वगैरह लगाया था, इसको भी फिलहाल रहने देते क्योंकि इसका हम कुछ यूज़ तो कर नहीं रहे, ओके। अभी जो हमारा डिज़ाइन है एकदम क्लीन हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी डिज़ाइन नहीं है। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, चाहे वो H1 हो, ठीक है, चाहे वो P हो, मैं यहाँ पे एक P भी बना देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ सब में यूज़ हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे P बना दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ, ओके। लेट्स से मैं यहाँ पे इसको H1 को H2 बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने कितने टाइप्स का एलिमेंट यूज़ किया, H1 एक, H2 एक, P एक, 3 तरह का एलिमेंट यूज़ किया, ठीक है। देखिए 3 तरह का एलिमेंट हमारे पास है। लेकिन कभी भी अगर कुछ ऐसा नीड हो ना कि सब में मुझे एक ही टाइप का स्टाइल चाहिए,
ठीक है, तब आप क्या कर सकते हैं, आप यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर किस तरह से यूज किया जाता है, आपको यहाँ पे एस्ट्रिक यानी स्टार लगाना है, फिर कर्ली ब्रेसेस को इस तरीके से ओपन एंड क्लोज कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर। इसके अंदर अगर पास कर देते हैं ना कलर रेड, देखिए वो नहीं देखेगा कि H1 है, H2 है, P है, कुछ भी नहीं देखेगा। ये क्या करेगा, सिंपली सब में रेड पास कर देगा। दिख रहा है आपको, यूनिवर्सल सेलेक्टर यानी सब में ये जो स्टाइल है ये अप्लाई हो जाएगा, चाहे वो H1 हो, चाहे H2 हो, चाहे वो P हो, डज नॉट मैटर, ठीक है। हमने पहले क्या पढ़ा था, अगर हमको सिर्फ H1 को सेलेक्ट करना है तो हम इस तरीके से करेंगे, जो भी H1 होंगे वो सेलेक्ट हो गया। अगर हमको P को सेलेक्ट करना है तो कुछ इस तरीके से करेंगे, जो भी P है वो सेलेक्ट हो जाएगा। H2 को करना है कुछ इस तरीके से करेंगे, H2 पे अप्लाई हो जाएगा, बाकी में नहीं होगा। लेकिन हमको सब में चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, एस ट्रिक का यूज़ करूँगा, इस तरीके से सब में फॉलो हो जाएगा। ओके, क्लियर है? क्लियर है हसन? हाँ, जो भी नए हैं ना आज, मतलब जो भी आप लोगों ने पहले का क्लासेस नहीं किया होंगे, मैंने यूट्यूब पे डाल दिया, ग्रुप पे भी लिंक्स वगैरह है, तो आप पहले का वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन ऐसा वो ज़रूरी नहीं कि आप आगे भी जाके स्किप करके आगे भी सीख लेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको डेली क्लासेस अटेंड करना है। किसी वजह से अगर आप नहीं कर पाते तो आपको क्या करना है, पहले का जो वीडियोस वगैरह है वो देख लेना है, ठीक है। ओके, मैं OBS को बंद कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा जो क्लास है वो